Can anyone tell me what are functions? थोड़ा बहुत idea हो quickly. Sir, functions are used when we are using a set of program lines that we use it again and again. Then we make a function so that we don't have to keep writing the same lines again and again. Instead, we just write the function name. Yes. So in this first line, after hash include, मैंने यहाँ पे function का एक declaration करा है. This is called function declaration. हम अपने compiler को बता रहे हैं that there will be something called sum, which is a function name, with return type of int, having two values of integer as arguments. इन दोनों को हम arguments कहते हैं. जो भी हम उनमें value pass करेंगे, it is called argument. So these are arguments. This is my function name and this is my return type of the function जैसे हम int main करते थे. So this is my return type. Now if I want to do the sum of two numbers, what I can do is I will make a function पहले तो main का, and in main I will give value of a equal to 10, b equal to 20. आप user input भी ले सकते हो. And what we can do is we can directly print the sum. Printf the sum is %d sum of a comma b. अब इसमें मैंने डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल करी है. ठीक है, दिस इज यहाँ पे ब्रैकेट आएगा printf का बंद करने के लिए. नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड पर्टिकुलरली फंक्शन कॉल. दिस इज फंक्शन कॉल एंड दिस इज इन फैक्ट कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, इसमें हम वैल्यू पास करें डायरेक्टली ए एंड बी की. और अब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा. For defining the function, what I can do is I will write this as int sum. मैं int a, b भी यहाँ ले सकता हूँ या फिर कुछ और ले लेता हूँ. Maybe m and n. It could have been int a, b also at this stage because local variable था ऊपर a और b. वो सिर्फ main के अंदर ही रन करेगा and similarly यहाँ पे भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. And I am going to return the sum. So I will return m plus n. और ये वाला m plus n, this thing जो हमने ये ब्रैकेट्स में डाला है कर्ली ब्रैकेट्स में, दिस इज कॉल्ड माय फंक्शन बॉडी. दिस होल पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन. ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए. एंड देन दिस m and n आर टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. इनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं. इनफैक्ट अगर ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो इस केस में जो हमारा ऊपर a और b हमने पास किया था, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. ये टर्म्स हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए. दैट व्हेन वी आर पासिंग द एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास थी a और b की, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अब यहाँ पे मेन फंक्शन इज कॉलिंग सम फंक्शन. ठीक है, मेन मेरा कॉलिंग फंक्शन है, सम मेरा कॉल्ड फंक्शन है. तो मेन फंक्शन में जब हम कॉल कर रहे हैं a और b मेरे हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. बिकॉज m और n जो नीचे हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ नीचे नीचे यूज हो रहे हैं सम फंक्शन के अंदर, इनको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, ये फॉर्मल है, ऊपर वाला एक्चुअल है. ये डिफरेंस पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई विल मेक दिस कोड एंड रन इट. और इसमें हो सिंपल चीजें रही हैं. हमने सिर्फ यहाँ पे ऊपर पहले इससे फंक्शन डिक्लेयर किया था. फंक्शन डिक्लेरेशन में वी टोल्ड कि भाई मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, व्हाट विल बी माय फंक्शन नेम एंड देन व्हाट आर द टू इंटीजर्स, या फिर कोई भी डेटा टाइप बस बता दो. इतना बता दो कि ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे पास. वो इंट कॉमा फ्लोट भी हो सकता है, फ्लोट कॉमा इंट भी हो सकता है, फ्लोट कॉमा फ्लोट भी हो सकता है, इंट कॉमा कैर भी हो सकता है. मल्टीपल चीजें हम इकट्ठी मंगवा सकते हैं. आर्गुमेंट्स डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इनपुट में आ सकते हैं. अब बिकॉज मेरे कंपाइलर को ये पता होगा कि जब भी कुछ ऐसा होगा अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे पता है, मैंने ऐसा कुछ ऊपर देखा था. तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुई इस पॉइंट पे तो उसको पता था कि ऐसा कुछ था, तो मैं नीचे आके ढूंढ सकता हूँ. नीचे आके ढूंढा तो मुझे ये मिला कि उस फंक्शन के अंदर m और n की वैल्यू को सम करके रिटर्न करवा दो. जब ये रिटर्न करेगा तो ये सीधा इसको वैल्यू रिटर्न कर देगा एंड दिस थिंग विल बी प्रिंटेड एट दिस प्लेस ऑफ %d.
ठीक है, तो इस केस में सम विल बी प्रिंटेड, सम इज 30 प्रिंट हो जाएगा। तो आई विल क्विकली मेक दिस प्रोग्राम ऑन द प्रोग्रामिंग विंडो, जस्ट अ सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर m एंड n की वैल्यूज आपने डिफाइन नहीं किए, इसलिए उसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कह रहे हैं। डिफाइन करने की बजाय आई वुड से मैंने m और n को वैल्यू असाइन करी है बाय यूजिंग दिस फंक्शन कॉल। उसको डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल के थ्रू a और b की वैल्यू कॉपी पेस्ट हो गया, उसके पास डुप्लीकेट कॉपी बन गया m और n के पास। m and n are the duplicate values of a and b, we can say this. ओके सर, एंड रिटर्न इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। रिटर्न इज एक्चुअली ए स्टेटमेंट, रिटर्न का एक काम होता है जो हम जैसे रिटर्न जीरो उसमें भी करते थे मेन फंक्शन में। ठीक है, तो वो वाली चीज हमारा बस रिटर्न करवाता है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हम रिटर्न करवाते हैं, इसलिए हम रिटर्न एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। लाइक जो भी आर्गुमेंट आपने पास किया, फॉर एग्जांपल m प्लस n, तो उसे रिटर्न कर देगा, राइट? हाँ, मैं अभी बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे मैंने सपोज इंट कॉमा इंट किया एंड देन दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन, इंट मेन किया। इंट मेन में हम रिटर्न जीरो लिखते होते हैं, तो रिटर्न जीरो का फंक्शन बताओ क्या था? हाँ जी बताओ। b equal 20 नहीं, printf अरे वो ठीक है, रिटर्न जीरो में क्या था? रिटर्न जीरो क्यों करते थे मेन में, वो बताओ रीजन। सर वो कि बताने हमारा के लिए कोड अब एंड हो चुका है, फॉर्मल सक्सेसफुली स्टेटमेंट। खत्म हो गया प्रोग्राम। हाँ, तो मेन इज एक्चुअली रिटर्निंग ए वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट माय वर्क इज डन, यू कैन टेक योर रिसोर्सेज बैक। ठीक है, एंड द सेम थिंग इज वैलिड जब मैं इंट सम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मुझे एज ए इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, एंड फंक्शंस में ये चीज होता है दैट वी कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। तो आई विल क्विकली मेक द सेम कोड जो पीछे लिखा था। यहाँ पे हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, वी विल पास दिस a एंड b एंड देन आई विल हैव टू डिफाइन दैट फंक्शन जो मैंने पीछे लिखा था, वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इन दिस फंक्शन वी हैव टू रिटर्न m प्लस n। जो भी वैल्यू सम होके आएगी वो एज इट इज मेरे इस फंक्शन कॉल को मिल जाएगा एंड दिस विल बी प्रिंटेड एज द सम। तो इसको मैं रन करता हूँ। सर यस सर ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेन वाले से पहले इंट सम को डिफाइन करें। है मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस इसको एक बार देख लेते हैं। मैं अलग अलग बताना चाह रहा था कि ये मेरा होता है फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है जी, एंड दिस थिंग जो हम नीचे लिख रहे हैं इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं इंट a लिखने के बाद अगली लाइन में अगर a इक्वल टू 20 लिखूं या 10 लिखूं, तो सिर्फ अगर इंट a की बात करें तो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, यस और नो, एंड दिस इज माय वेरिएबल डेफिनेशन। ये सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है दैट व्हेन आई से a और b सिर्फ नाम रखे हैं, एंड उसके बाद मैं जब वैल्यू दे रहा हूं तो मैं ऐसे करके दे रहा हूं कि भाई अलग अलग चलो वैल्यू दे दो, बट मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन ऊपर करी, डेफिनेशन नीचे करी। सेम गोज फॉर फंक्शन ऑल्सो। आपने जैसे वेरिएबल को a इक्वल टू 10 करके यहीं पे वैल्यू दे दी थी, आपने उसी टाइम डिफाइन कर दिया था। अब इसी रूल के हिसाब से वी कैन ऑल्सो डू दिस थिंग कि भाई मैं इस चीज को कट करके ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं उड़ा दूंगा। मैं मेन से पहले पहले ही पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, स्टिल द आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, द रूल सेज दैट इफ द कंपाइलर हैज फाउंड द फंक्शन डेफिनेशन before the main function, then we do not need to do the function declaration explicitly. But if we are doing the function, if we are putting the function definition after the main function, तो अब इसमें error will be coming, error will be that implicit declaration of this function sum। उसने सम तो दे दिया एंड में उसको मिल जाएगा ऊपर नीचे देखने के बाद, बट उसने बोला कि मेरे को दिक्कत आ रही है, आपने डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर लिया बट ऐसा कुछ आपने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो इट इज बेटर इफ यू पुट दिस थिंग बिफोर द मेन फंक्शन इन दैट केस, इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट डिक्लेरेशन बिफोर हैंड। इतना क्लियर है सबको? So this means that you are predefining your own function, right? yes, this is called user defined function। main is my inbuilt function। जैसे printf,
अब printf भी तो एक इनबिल्ट फंक्शन है. printf मैंने अब अपना तो खुद का बनाया नहीं है, ठीक है. यस सर. printf हो गया, main होगा, these are predefined functions. main का फंक्शन है that C प्रोग्रामिंग में अगर main नहीं है तो वो पूरा प्रोग्राम चलता ही नहीं है, ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मेन So, हमेशा हो. हाँ जी. सर ये रिटर्न m प्लस n का एक बार सिग्निफिकेंस फिर से बता दो. सिग्निफिकेंस सिंपल है यार. अब जैसे हमने मेन में रिटर्न 0 किया था, वी मेड श्योर दैट 0 विल बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब मेन फंक्शन खत्म होगा. वर्सेस मैंने यहाँ पर रिटर्न द सम कर दिया, m प्लस n सीधे ही कर दिया, सम करके रिटर्न भेज दिया. इसमें काम ही इतना करा है कि मुझे भेजना ही सम है तो मैं सीधा रिटर्न ही सम कर देता हूँ, ठीक है. अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, आई कुड हैव रिटर्न इन सम इक्वल टू m प्लस n एंड अब यहाँ पे मैं लिख देता रिटर्न सम. दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट यहाँ पे मैं सम नहीं रखूंगा क्योंकि सम इज ऑल्सो माई फंक्शन नेम, तो मे बी मैं इसको सम 1 कर देता हूँ. नेम क्लैश नहीं करना चाहिए फंक्शन और वेरिएबल का. दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. हाँ जी बताओ. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर जो मेन फंक्शन है वो जो इंक्लूड मतलब हेडर फाइल है उसके अंदर होता है, प्रीडिफाइंड होता है. मेन का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि कंपाइलर अपनी जो क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन करता है, बैक एंड पे रन करता है प्रोग्राम को, वो मेन को ही रन करता है. इन दी एंड तो जो कंपाइलर है वो सिर्फ मेन को ही रन कर रहा है. अब मेन को पूरा करने के लिए उसको कहीं जाना पड़ रहा है, इसको पूरा करने के लिए, तो वो वहां पे जाएगा, अपना काम खत्म करके फिर वापस आएगा, फिर अगली लाइन यहाँ पे रन करेगा रिटर्न 0 की. ओके सर, हाँ जी. थैंक यू सर. सर यहाँ m और n की वैल्यूज a b से रिप्लेस हो रही है, राइट? यस. ए और बी का कॉपी बन रहा है. ओके सर. यस. अब देखो एक और चीज है यहाँ पे. Suppose we make a program for the swapping of two numbers using this similar kind of approach. तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ let's say %d दो बार प्रिंट करवाते हैं a और b की वैल्यू को, पहले बिफोर स्वैप एंड एक बार आफ्टर स्वैप. बिफोर स्वैपिंग a equal to this and b equal to this. a और b का वैल्यू पास कर देते हैं and then I will call a function swap. मैं a और b का वैल्यू भेज दूंगा और फिर आफ्टर स्वैपिंग भी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आता है. आफ्टर स्वैपिंग a एंड b आर दिस. ठीक है, ये तो हो गया अपना सिंपल मेन फंक्शन. अब स्वैप का भी डिफाइन कर देते हैं कि स्वैपिंग कैसे करनी है. सपोज m और n के पास आया और उनको हमने स्वैप करा, तो स्वैप के लिए आई वुड डू दिस सिंगल कमांड XOR इक्वल टू n XOR इक्वल टू m XOR इक्वल टू n. अब इसको डिकोड अपने आप करना कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, इससे मुझे ये पता है स्वैप हो चुका है. तो यहाँ पे वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊँ अगर printf, यहाँ पे इनफैक्ट मैं इसको वॉइड कर देता हूँ बिकॉज वैल्यू स्वैप हो रही हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, बस स्वैप करवा रहे हैं. printf my m is equal to %d and updated value of n is equal to %d n जो कि स्वैप हो चुके हैं. और इसको न्यू लाइन में भी डाल देते हैं ताकि क्लैशिंग ना हो. लाइन पे यहाँ पे भी एक न्यू लाइन डाल देते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रिंट ऑल दीज थिंग्स कि मेरा a इनिशियली क्या था, b क्या था, उसके बाद स्वैप करने गए m क्या बना, n क्या बना, एंड देन फाइनली a और b इधर क्या बना. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. हाँ जी, तो वी कैन सी दैट a एंड b बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग 1020 ही हैं, बट यहाँ पे m और n मेरा स्वैप हुआ था, लेकिन वो जो m और n स्वैप हुआ था वो वापस बैकएंड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड, दिस स्वैपिंग इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड जो मैंने अलग से करी है स्वैप फंक्शन के अंदर. हाँ जी, तो इसका सोल्यूशन बताओ यार. हाँ जी, क्विकली.
व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि मैंने जो ऊपर मेहनत करी, स्वैपिंग हुई, कुछ सर बैकएंड पे रिटर्न फंक्शन करो। हुआ। हाँ जी, एनीवन, व्हाट शुड आई डू? सर रिटर्न यूज करो m कॉमा n। रिटर्न में ना एक पंगा ये है कि यार वी कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। वो रिटर्न या तो 10 को कर देगा या 20 को कर देगा, दोनों को नहीं करेगा। रिटर्न तो नहीं चलेगा यहाँ पे। और बताओ, एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, तो रिटर्न तो इसका आंसर नहीं है। इसमें एक कंसेप्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस का। अभी तक हमने जो किया, जस्ट ए सेकेंड, आई विल स्विच बैक टू माई नोटबुक। सो इफ आई वांट टू डू दिस थिंग कि मेरा बैकएंड पे रिफ्लेक्ट हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉल बाय वैल्यू मेथड आई विल यूज कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ऊपर हमने जो अभी डिस्कस किया था दैट वाज कॉल बाय वैल्यू, जिसमें हम a और b को कॉपी कर रहे थे m और n में, डुप्लीकेट वैल्यू बन रही थी, कॉपी हो रही थी। बट अब हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट थोड़ा और सिंपल है, उसमें कॉपी नहीं बनेगी, बट हम बैकएंड पे एड्रेस पे ही चेंजेस कर देंगे जाके। तो अगर मुझे पता है कि मेरा a 10 है और b 20 है, और मैंने उसको बैकएंड पे रैम में सेव करा हुआ है, लेट्स से लाइक दिस इज माई a, दिस इज माई b, 10 and 20। सपोज मैंने बोला कि मेरा इसका एड्रेस इज एट 1000 और इसका जो एड्रेस है इट इज 2000। ये अलग अलग दो एड्रेसेस पे दो वैल्यूज पड़े हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं 10 और 20 को भेजने की बजाय इनके एड्रेसेस को भेज दूं, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा स्वैप का, तो व्हाट इफ आई सेंड द एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी कि भाई जो स्वैपिंग करनी है ना, तुम ऐसे एड्रेसेस की वैल्यू को डायरेक्टली चेंजेस कर दो, तो फिर जो भी स्वैपिंग होगा वो परमानेंट होगा, बैकएंड पे ए और बी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लॉजिक ये है। बट अब ये स्वैपिंग करने के लिए कंसेप्ट जरूरी है एक पॉइंटर का समझना। पॉइंटर नाम की एक चीज होती है। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर इज डिफाइंड लाइक दिस। लेट्स से मैंने करा int star j, दिस इज माय j which is a pointer to an integer। j is a pointer to integer, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। और j की एक खासियत है कि वो एड्रेसेस को सेव कर सकता है। जो भी पॉइंटर्स हैं उनमें एड्रेसेस बड़े आराम से सेव हो जाएंगे, जैसे मेरे पास वैल्यू सेव हो रही थी एक वेरिएबल में। ठीक है जी। नाउ इफ माय वैल्यू ऑफ एड्रेस इज बीइंग सेव्ड इन j, दिस j वुड गिव मी वैल्यू ऑफ 1000 इफ आई प्रिंट इट। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टार ऑफ j प्रिंट करूं, इट विल गिव मी द वैल्यू जो उस एड्रेस पे पड़ी है, इट विल एक्चुअली गिव मी 10। इस कंसेप्ट को समझो, हुआ क्या है। मैंने एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर की ड्यूटी होती है कि वो एड्रेसेस को सेव करता है। इंट स्टार j करके मैंने उसको एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू डिफाइन करी मैंने j इक्वल टू %a करके a का एड्रेस जो कि 1000 था, आई गेव दैट वैल्यू टू j एज इट इज। ठीक है, j को 1000 मिल गया। एंड देन अगर मैंने सीधा जाके a प्रिंट करा, अगर मैंने बोला printf a, तो ये मेरे को वैल्यू देगा 10। अगर मैंने बोला printf %a, ये मुझे वैल्यू देगा 1000। इफ आई से ampersand, not ampersand, if I say now printf j will give me value 1000 again because j में भी 1000 ही है। इन द वे इन ए वे हमारे पास j में एक्चुअल एड्रेस ही तो है a का। बट देन इफ आई प्रिंट दिस स्टार j, दिस विल गिव मी 10 बिकॉज एक्चुअली में जब हम स्टार j प्रिंट करना चाहते हैं printf स्टार j करके, तो ये क्या करेगा, j की वैल्यू ढूंढेगा। j की वैल्यू है 1000, लेकिन उस 1000 पे क्या पड़ा है वो उसके पास जाएगा कि अच्छा 1000 के पास तो इस लोकेशन पे 10 पड़ा है, तो ये स्टार j के केस में 10 रिटर्न करेगा। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस
ठीक है, इनको समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया कंसेप्ट, फिर हम बड़े आराम से कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि हुआ क्या यहाँ पे? सर स्टार जे वाला बता दो। देखो सिंपल है, मैं दोबारा से एक बार बताने लगा हूँ, सारा एक बार रिपीट करता हूँ। मेरे पास ए और बी है 1020 एंड आई नो दैट ऑन द बैक एंड इट हैज टू बी गिवन सम एड्रेस, और वो एड्रेसेस फॉर एग्जांपल 1000 और 2000 है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, काफी कॉम्प्लेक्स होगा। इनफैक्ट इट इज ए हेक्साडेसिमल वैल्यू एट द बैक एंड, बट स्टिल चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने बोला 1000 और 2000 इज माई एड्रेस ऑफ ए एंड बी। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एज इट इज, तो मैं printf a करूंगा तो मेरे पास 10 आउटपुट आ जाएगा। ये तो हमें सबको पता है, पहली क्लास से पता है। बट देन इफ आई प्रिंट एम्परसेंट a, ये भी हमें पता है, एक दो क्लासेस के बाद हमें ये पता चल गया था कि हम इसको एड्रेस बोलते हैं। एड्रेस ऑफ a इज 1000 एट दिस पॉइंट, तो मैंने एम्परसेंट a प्रिंट करवाया तो 1000 प्रिंट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। नाउ इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन ऑल्सो से कि अगर मैं कुछ एक पॉइंटर कंसेप्ट लेके आऊं बीच में, और पॉइंटर में मैंने क्या करा, मैंने एक इंट स्टार जे करके एम्परसेंट ए उसमें सेव कर दिया। देखो ए में 10 सेव कर सकते थे, पर जे अगर मैं डायरेक्टली इंट जे करके एम्परसेंट ए करूंगा तो उसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? वो बोलेगा कि भाई ये एड्रेस है और ये एक इंटीजर है, तो ये दोनों मिसमैच हो गए हैं। तो उसका तोड़ निकला कि हम ऐसे करके इस चीज को कर सकते हैं सेव। सो दिस एड्रेस विल बी सेव्ड एज ए मतलब एज ए वैल्यू इन द पॉइंटर। पॉइंटर में ही हम एक एड्रेस सेव कर सकते हैं, सर अदरवाइज वी कैन नॉट सेव ए एड्रेस। एड्रेस तो अनसाइंड इंट होता है ना? It can be unsigned int also, actual में it is not unsigned int, it is hexadecimal value। मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ, just a second, I will take you to the practical screen। ठीक है, now we will run this code on the compiler and I will explain के जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, बट उसमें एक हल्का सा वार्निंग भी आएगा हमें। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, जस्ट a second। सर इसमें जे को हम पॉइंटर कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने उसको स्टार जे किया था। अभी आप एक सेकंड दो मेरे को, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। मैंने स्क्रीन तो शेयर करी थी, बट अब कौन सी वाली दिख रही है ये मेरे को नहीं पता। लेट मी कंफर्म कौन सी शेयर्ड है। सब कंपाइलर वाली ही थी। कंपाइलर वाली थी, ब्लैंक कंपाइलर वाली थी, नो सर, स्वैपिंग वाला दिखा रहा है। स्वैपिंग वाली थी। मैं ब्लैंक कंपाइलर की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आगे, सो नाउ लेट्स वर्क ऑन द एड्रेसेस। थोड़ा सा एड्रेसेस के बारे में समझ जाएंगे कोड, तो फिर हमें काफ़ी आसान हो जाएगा फंक्शन में उसको फिट करना। नाउ इफ आई से इंट ऑफ a इक्वल टू 10 and I say int star j equal to ampersand of a में a का एड्रेस j में चला गया, j is a pointer। now if I print these values, printf %d a, ये सबको पता है कि ये वैल्यू देगा मेरे को 10 as it is, but if I now print the value of the pointer, उसके लिए मैं करूंगा, अगर अनसाइंड की आवाज आई थी तो अनसाइंड वैल्यू को हमने एज इट इज प्रिंट करवाना है जे की वैल्यू पास करवा के। आई विल रन दिस। सो वी कैन सी इट इज सेइंग that percent you expect argument of type unsigned, but the argument 2 has a type of int star which is a pointer। तो ये मिसमैच हो गया, ठीक है। पर इसने वैल्यू दे दिया, एक यहाँ पे नंबर आया है काफी बड़ा 1019155। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, जस्ट ए सेकेंड। सर हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है मैंने सर। हाँ मैंने भी तो करा था यार, ध्यान से किया है, सिलेक्शन ठीक से किया था। सो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा हो दैट %u इज नॉट द परफेक्ट फिट फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, मतलब एक इंटीजर की फॉर्म में, अनसाइंड इंटीजर की फॉर्म में एक नंबर आ गया सामने, बट द बेटर वे इज टू राइट %p हियर, बिकॉज %p will be getting me a value of the pointer as a hexadecimal value without any error। देखो अब यहाँ पे ये एड्रेस आया है 100x 7ffeb ऐसे करके, क्योंकि अब ये a to f वाली जो चीजें होती हैं अगर जब ये बीच में आ जाती हैं, so this is my hexadecimal value। ठीक है जी, ये सबको क्लियर हुआ? सर P stands for hexadecimal। b सर नहीं, P। p इज फॉर पॉइंटर्स यार, मतलब j पॉइंटर था तो मुझे j की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, तो मैंने उसको एज ए पॉइंटर करवाया %p करके। ठीक है, %p मीन्स पॉइंटर।
ओके सर। हाँ, अब देखो अगर मैं इसी चीज को अपडेट करके मैं बोलूं कि भाई लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू एज पॉइंटर, चलेगा क्या डायरेक्टली अगर मैं एम्परसेंड ए कर दूं? जस्ट अ सेकेंड, न्यू लाइन कर देता हूँ, हर बार न्यू लाइन में आएगा, देखते हैं। So %p is mainly to get it in the hexadecimal form address. परसेंट पी मीन्स पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट एड्रेस इन सी प्रोग्रामिंग परसेंट पी लगा दो, ठीक है। एंड सर वो एड्रेस जो वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगा बिकॉज वी आर यस यूजिंग पी। यस यस, बैकएंड पे हेक्साडेसिमल ही है एड्रेस। अगर आप उसकी बैकएंड पे जाके चेक करो, रैम रैम का जो एड्रेसेस होते हैं बैकएंड पे हेक्साडेसिमल में ही काम चलता है, ठीक है। इट इज नेवर इंटीजर, बिट्स की बात करते हैं हम बैकएंड पे। जो हमारा बिट मैनिपुलेशन है, जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल के साथ लिंक कर सकते हैं काफी इजीली। और क्योंकि ये नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, अब फॉर एग्जांपल रैम आपकी 64 बिट वर्ड साइज है, अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स का है, जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो 64 बिट विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, इट मींस दैट सिंगल बॉक्स इन दैट रैम कैन कैरी ए वैल्यू ऑफ 64 बिट। अगर आपकी रैम 16 जीबी की भी है, 16 जीबी इज डिवाइडेड बाय द बॉक्सेस ऑफ 64 बिट ईच, ठीक है। एंड बिकॉज दोस थिंग्स कैन हैव ए वेरी बिग नंबर, उसका इंडेक्सिंग काफी बड़ी हो सकती है, इसलिए हम उसके जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में कर देते हैं। क्योंकि अब 0101 64 बिट्स के समझने तो उससे तो बेटर है कि हम ऐसे करके कुछ ये समझ लें, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, मैंने क्या बोला था कि मैं एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करवा रहा हूँ और जे में भी एड्रेस ऑफ ए ही था, तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू सेम आने थे। बट अब यहाँ पे इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टार जे, मैं बोलूँ ये कि मुझे करवाना है प्रिंट %d, मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? वट एवर द वैल्यू इज स्टोर्ड एट दैट लोकेशन। ए का वैल्यू था ये हेक्साडेसिमल वाला, पर इस वैल्यू इस एड्रेस पे क्या पड़ा है उसको उठवाने के लिए मुझे साथ में स्टार लगाना पड़ेगा। नाउ इफ आई प्रिंट दिस इट विल फेच मी द वैल्यू ऑफ 10 इन द लास्ट रो। अब ये देखो, इसने स्टार जे का वैल्यू 10 रिटर्न करा है। क्यों? क्योंकि स्टार का मतलब ही ये है कि अगर आप पॉइंटर के साथ दोबारा से स्टार लगा रहे हो प्रिंटिंग के टाइम पे, इट विल गेट यू द वैल्यू वट एवर इज सेव्ड एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। इतना समझ में आया? तो मतलब जो पॉइंटर एड्रेस मतलब वैल्यू स्टोर करे अपने एड्रेस पे। हाँ, देखो पॉइंटर का तो काम है एड्रेस संभालना, लेकिन उस एड्रेस पे क्या पड़ा है उसको असेस करने के लिए हम स्टार लगाते हैं साथ में। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे स्वैपिंग में, ठीक है। वी विल यूज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इन स्वैपिंग। जो हम स्वैपिंग का कोड कर रहे थे उसी कोड सर को मैं इधर ले आता हूँ। हाँ जी बताओ। सर एक बार बताइए दिक्कत क्या आ रही थी, मतलब अगर हम पॉइंटर नहीं यूज कर रहे थे तो स्वैपिंग के टाइम। दिक्कत ये आ रही थी भाई, एक सेकंड, मैं अभी दोबारा से वो वाला कोड रन करने लगा हूँ यहाँ पे। दिक्कत ये आ रही थी कि मैंने स्वैपिंग से पहले ए और बी का वैल्यू प्रिंट करवाया मेन फंक्शन में। मैं स्वैपिंग करने गया, स्वैपिंग में एम और एन का वैल्यू स्वैप हो गया। एम को 10 मिला था इनिशियली, उसने 20 कर लिया। एन को 20 मिला था, उसने 10 कर लिया। वो बहुत बढ़िया चला। लेकिन जब अब वापस आए, वापस आके ए और बी प्रिंट करवाया, तब भी वो वैल्यू चेंज नहीं हुआ था बैक एंड पे। ये था हमारा कोड कि हमने स्वैप किया, ऊपर मेहनत करी, सारा कुछ काम खत्म करके जब हमने स्वैप फंक्शन के बाद वापस आए, वापस आके मेरा ए और बी ओरिजिनल वही रहा जो पहले था। स्वैपिंग वाली चीज यहाँ पे शो नहीं हुई। अब यहाँ पे हम वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जो जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे करते हैं। ए और बी का मैं एड्रेस भेजूंगा। एड्रेस कैच करने के लिए मेरे को पॉइंटर चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स में ही एड्रेस सेव होते हैं। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद हम इनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को ही आपस में स्वैप करवा दूं और यहाँ पे कर दूं करवा सर भाई प्रिंट। आप एड्रेस स्वैप कर रहे हैं? मैं वैल्यू स्वैप कर रहा हूँ।
उन एड्रेसेस पे बैकएंड पे, पर हाँ ये एड्रेसेस को स्वैप कर देगा। जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, मैं इसमें एक और छोटा सा काम करता हूँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट्स से आई विल यूज अ थर्ड वेरिएबल and that third variable can save the value of my whatever the value has been saved at that particular address। स्टार m में अगर मैं स्टार n डाल दूं, मुझे लग रहा है कि वो ठीक था मेरा, बट चलो ये वाला ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं जो वैल्यूज प्रिंट करवाऊंगा उन पॉइंटर्स के थ्रू उस एड्रेस की लोकेशन करवाऊंगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 1020 थी, स्वैपिंग के बाद 2010 बना, और उसी को हमने 2010 बैकएंड पे देखा कि हाँ मेरा बैकएंड पे भी चेंजेस हुआ। तो मैं आई विल ब्रिंग माय कोड बैक टू द थिंग जो मैं कर रहा था, क्योंकि अगर ये वो चल गया तो फिर ये भी चलेगा। हाँ ठीक था वो मेरा लॉजिक। सर ठीक है, आपने void क्यों लिखा हुआ है? वॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि मैं रिटर्न कुछ नहीं करवा रहा, बस प्रिंट करवा रहा हूँ। रिटर्न करवाने का मतलब है सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होगी, मुझे एक वैल्यू तो रिटर्न नहीं करनी। यहाँ पे मुझे तो स्वैप करने थे वैल्यू, इसलिए मैंने वॉइड लिख दिया कि कुछ रिटर्न नहीं करना, बस काम करो और बैकएंड पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये? सर So, रिटर्न इज फॉर सिंगल वैल्यू एंड जब मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो वॉइड वी कैन यूज। नहीं 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 नहीं, अरे मिक्स मत करो यार, वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड मतलब नल। वी आर नथिंग, वी आर रिटर्निंग नथिंग, नथिंग एट ऑल। वॉइड का मतलब मेरे को कुछ भेजना ही नहीं है वापस, जो करूंगा मैं यहीं पे खत्म करके जाऊंगा। so, हाँ जी। सर इसके अंदर मतलब जो हम स्टार m का एक्सॉर वगैरह कर रहे हैं, इसके अंदर मतलब हम जो m के अंदर पॉइंटर के अंदर स्टोर है वैल्यू, वो एक्सचेंज हो रही है ना? हाँ हाँ हाँ, अब क्योंकि वो वैल्यू पॉइंटर्स के थ्रू चेंज हो रही है, आपस में स्वैप हो रही है, वो डायरेक्टली एड्रेसेस पे बैकएंड पे कर रहा है चेंजेस। वो सिंपल वैल्यू को उठा के नहीं कर रहा, वो एड्रेसेस के थ्रू कर रहा है, इसलिए वो बैकएंड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड सर एक और चीज़, हमने जैसे आपने जब फर्स्ट प्रिंट एफ किया उसके बाद वो ऊपर गया फंक्शन एंड देन वो m एन n प्रिंट हुआ एंड देन वो नीचे आया, वो कैसे मतलब स्टेप्स कैसे पता लगेगा कि कौन सा पहले प्रिंट होएगा? देखो ना, मैंने यहाँ पे देखो इन दी एंड तो मेन फंक्शन ही चलना है, सी का रूल है कि मुझे मेन चलाना है सिर्फ। यस सर। अब मेन चलाने के लिए कहीं जाके वापस आना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट करना मेन का ही काम है। ठीक है, अब इनिशियली वी हैड ए एंड बी एस 1020, और मैंने प्रिंट भी करवा दिया कि भाई बिफोर स्वैपिंग मेरा ए और बी 1020 है, इतना मेरे को क्लियर हो गया। बट देन मैंने इस फंक्शन कॉल करी, दिस इज माय फंक्शन कॉल। ठीक है, नाउ दैट फंक्शन कॉल विल डू समथिंग ऑन द बैक एंड। वो फंक्शन कॉल ने ये सब किया ऊपर स्वैपिंग का काम, और आफ्टर कमिंग बैक टू दिस, अब उसने काम खत्म किया, ये प्रिंटफ करा, वो फ्री हो गया वहां से, उसने ये देखा कि अच्छा मेरा खत्म हो गया काम, चलो वापस वापस आके उसने प्रिंटफ आफ्टर स्वैपिंग वाला भी प्रिंट करवा दिया, देन रिटर्न 0। तो यहाँ पे काम तो सिर्फ इतना ही हुआ है, बट ये करने के लिए 12th नंबर लाइन ने मेरे को ऊपर 2 से लेके 6 तक लाइन वाला भी रन करवाया। क्लियर सर। ओके, अब इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, वी कैन ऑल्सो यूज ए एंड बी एंड इन प्लेस ऑफ m एंड n। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ हाँ पे जी, वैल्यूज की एड्रेस स्वैप हुई थी ना? वैल्यूज के एड्रेस नहीं स्वैप हुए थे, वैल्यूज ही स्वैप हुए थे, क्योंकि जब मैंने स्टार एम कर दिया, स्टार जे इधर किया था, तो स्टार जे से क्या हुआ था, उसने वैल्यू उठाई थी उस एड्रेस पे जाके, यस और नो। यस सर। अब विद दैट सेम लॉजिक मैं उस एड्रेस पे भी जा रहा हूँ, और उस एड्रेस के वैल्यूज को भी अपडेट कर रहा हूँ। बेसिकली आर रिप्लेसिंग द वैल्यू। आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू by going at that particular address on the back end, which is actually the address of A and B only. ओके सर। ठीक है, आई विल शेयर दिस कोड विद यू पीपल, आप इसको अपने एंड पे भी लिखो यार, इसको अपने एंड पे समझो, इसमें वैल्यूज चेंज करके देखो। आप इस m और n को a और b लिख दो, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल होगा, यहाँ पे लोकल वेरिएबल होगा, और वो नीचे भी बैक एंड पे a एंड b हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, फिर अलग 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 फंक्शंस में सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट विल ऑल बी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तो नहीं बट अलग अलग ही होगा उसका, बैकएंड पे उसको स्पेस अलग मिलेगा रैम में। जस्ट अ सेकेंड, आई विल
save this code at this place. I will share this link with you people so that you can also play with this. यहाँ पे it's running. हो जाएगा ही, मेरे को पक्का पता है, आ जाएगा, रिजल्ट आना होगा. So I'm sharing the code in the chat box. हाँ जी, I have sent it, you can look into it. ये मेरा हो गया रन, ठीक है. After that, now I think this is the right time to go to recursion. Recursion नाम का एक concept है, वो भी समझना जरूरी है. It is extension of functions only. Just a second, bringing you to notebook so that we can discuss recursion. Now we have already seen that functions कैसे काम करते हैं. हमने call by value, call by reference, return क्या होता है, arguments क्या होते हैं, formal arguments क्या होते हैं, actual arguments क्या होते हैं, function call क्या होता है, सब डिस्कस कर लिया. Now let's discuss recursion. Recursion का जो concept है, it is as simple as function calling itself. मतलब ये कि आपने खुद को ही आवाज लगानी है और खुद को बार बार बुलाना है ताकि हमारा काम हो जाए. एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू मेक दिस प्रोग्राम, मुझे फैक्टोरियल ढूंढना है ऑफ 5. तो मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल माई सेल्फ, आई विल राइट द कोड के भाई 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 हो जाए. और फैक्ट 4 रन करने के लिए आई विल कॉल के 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 हो जाए. फैक्ट ऑफ 3 रन करने के लिए आई विल से 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 हो जाए. और फैक्ट ऑफ 2 रन करने के लिए मैं बोलूंगा फैक्ट ऑफ 1 हो जाए. और मुझे पता है, इसको 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 लिखूंगा. फैक्ट ऑफ 1 पता है क्योंकि 1 फैक्टोरियल एज वेल एज 0 फैक्टोरियल ये दोनों 1 होते हैं बाय डेफिनेशन. सो वी कैन राइट ए टर्मिनेटिंग कंडीशन के भाई जब मेरा वैल्यू, इफ माई n इज ग्रेटर देन 1, तो आप क्या करो, आप कॉल कर लो n इंटू फैक्ट ऑफ, आप रिटर्न करवाओ इनफैक्ट, क्योंकि आपने इन दी एंड तो एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है, फैक्ट ऑफ n-1. ठीक है, रिटर्न दिस. अगर ऐसा नहीं है देन जस्ट रिटर्न मे बी n ओनली, क्योंकि आप n करोगे तो वो 0 और 1 दोनों को संभाल लेगा. ठीक है, अगर सिर्फ 1 लिख देता तो मतलब वैसे तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, बट स्टिल दिस कोड विल वर्क. इसको मैं बोलूंगा दिस इज एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट फैक्ट इंट n, तो मैं इस फंक्शन के अंदर खुद को ही कॉल कर रहा हूँ. तो मैंने खुद को आवाज लगाई, फैक्ट ऑफ 5 कॉल हुआ जी, अच्छा इसके अंदर आए, चेक हुआ तो मैंने 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 को कॉल कर लिया, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 को कर लिया, ऐसे करके 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. फैक्ट ऑफ 1 आया तो एल्स में जाएगा रिटर्न द वैल्यू एज इट इज. तो फैक्ट ऑफ 1 विल गिव मी 1, 2 इंटू 1 विल बिकम 2, this will go to this place, 3 into 2 will become 6, this will go to this place, 4 into 6 will become 24, ये वाला 24 will go to this place, 5 into 24 will be 120, it will go to the original call जहां से मुझे कॉल आई थी फैक्ट ऑफ 5 की. I have actually implemented this code, तो मैं आपको डायरेक्टली उस कोड पे ले चलता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है. जस्ट अ सेकेंड. रिकर्शन एंड फैक्टोरियल, ब्रिंगिंग यू टू द dev C++, या फिर I will copy that code on that window only. Just a second. ये ठीक है. So if I copy my code, factorial वाला इधर ले आता हूँ. हाँ जी, I hope you can see my code जो मैंने अभी बताया था. हाँ जी, is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें we are actually doing the factorial of n using recursion, and this n can be user input also. आप scanf करवा के n कर लो, पर मैंने for this particular case n equal to 5 कर दिया. You can use any value. तो अगर हम इसको सीधा कॉल करेंगे fact of 5, then it will take me to this point. फंक्शन के पास जाएगा, m का वैल्यू 5 रहेगा. अगर मेरा m is greater than 1, now 5 is greater than 2 है,
तो ये 5 into fact of 4 हो जाएगा. Then fact of 4 will call itself, वो 4 into fact of 3 हो जाएगा. फिर फैक्ट ऑफ 3 करेगा कॉल अपने आप को, तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2. तो ऐसे करके एक थोड़ा सा लूप सा चल जाएगा बैक एंड पे, और जब वो फैक्ट ऑफ 1 पे पहुंचेगा उसको रिटर्न 1 मिलेगा, और यहाँ पे रिटर्न 1 या फिर रिटर्न m भी करोगे तब भी चलेगा, इट विल वर्क. तो मैं 1 ही कर लेता हूँ, चलो फैक्टोरियल तो निकालना है. सो इफ आई रन दिस कोड नाउ, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आंसर विल बी 120. ठीक है, आप इसको n को चेंज कर लो. इनफैक्ट मैं इसको उड़ा ही देता हूँ, इसकी बजाय हम सीधा यहीं पे वैल्यू पास कर देते हैं, लेट्स से 7. ठीक है, तो 7 m को मिल जाएगा एंड उसका भी फैक्टोरियल आ जाएगा एज इट इज. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस कोड? सर फैक्टोरियल खुद को कॉल कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझ आया. देखो, रिकर्शन का डेफिनेशन है ये कि आपने अपने आप को कॉल करना है. अब फैक्टोरियल वैसे तो हम फॉर लूप लगा के भी बना सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप फॉर लूप चला दो, मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर दे दो, वो बिल्कुल ठीक है कोड, उसमें कुछ इशू नहीं है फॉर लूप चला के भी. बट यहाँ पे फॉर लूप नहीं है, वी आर एक्चुअली कॉलिंग आवरसेल्व्स. यहाँ पे मेरा ऊपर मैंने बताया कि मेरा ऐसा कुछ फंक्शन होगा, देन आई डिफाइंड दैट फंक्शन फ्रॉम लाइन 8 टू लाइन 14, एंड विद इन दैट फंक्शन मैंने क्या करा, मैंने खुद को दोबारा से कॉल कर लिया. मतलब यहाँ पे कॉल करना समझ में आता है मेन में, बट यहाँ पे इधर आके अब तुम अपने आप को बुला रहे हो यार, ये भी देखो, है ना. तो आपने सपोज 5 लेके आए थे, तो आपने 5 के टाइम पे रिटर्न क्या करना चाहा, 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, और 4 ने आगे काम डाल दिया. फैक्ट ऑफ 4 ने क्या करा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, 3 ने क्या किया, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, ऐसे करके वो इंटरनली जाता रहा. फिर जब वापस आना शुरू हुआ तो उसने अपने सारे वैल्यूज को इकट्ठा करा और वापस लेके आया, जो पीछे अभी बताया था लिख के. सर ये लूप कैसे क्रिएट हुई है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो. अभी कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ब्रिंगिंग यू बैक टू द नोटबुक. ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिकर्शन का, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो बाय डेफिनेशन रिकर्शन मींस फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. और मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन में जो भी वैल्यू पास करी थी, सपोज n 5 था और वो 5 यहाँ पे इसको मिल गया. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब मिल गया तो उसने क्या किया, अंदर आया, चेक किया कि अच्छा यार मेरा 5 तो बड़ा है 1 से, तो मैं रिटर्न करवाऊंगा. क्या रिटर्न करवाऊंगा, आई विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, जो कि मैंने इस पॉइंट पे किया है, ये हाईलाइटेड एरिया. ये वैल्यू रिटर्न होने के लिए गई. रिटर्न का मतलब मैंने वापस भेज दी. ठीक है, अब वापस भेजी तो उसको पता चला कि अच्छा मुझे अब दोबारा से फंक्शन कॉल करना है. फिर उसने 4 को रन किया, इस n को 4 मिला. 4 वाले ने क्या किया, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, 3 ने क्या किया, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, 2 ने क्या किया, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. अब बाई चांस वो 1 यहाँ पे अंदर आया, उसको पता चला कि यार मैं तो एल्स वाली साइड पे जा रहा हूँ, मेरा इफ फॉल्स है, बिकॉज 1 ग्रेटर देन 1 इज फॉल्स. तो उसने रिटर्न n किया, मतलब रिटर्न 1 या n जो भी, आप 1 रिटर्न करवा दोगे अगर 1 पे आ गए तो 2 इंटू 1, अब कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो आगे 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 हमें टाल रहे थे कि यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा, उसने आगे आगे भेज दिया, पर अब उसको आंसर मिलना शुरू हुआ. फैक्ट ऑफ 1 वाज 1 इस पॉइंट पे. देन दिस 2 इंटू 1 विल बी रिटर्न्ड टू दिस फंक्शन कॉल ऑफ फैक्ट 2. तो 2 इंटू 1 2 था, वो फैक्ट ऑफ 2 जो कॉल हुई थी उसको आंसर मिल गया, फैक्ट 2 को आंसर मिल गया 2, और फैक्ट ऑफ 3 को आंसर मिल गया 3 इंटू 2 6. फैक्ट ऑफ 4 को ऐसे मिल गया आंसर 4 इंटू 6 24, और ऐसे ही 5 को मिल गया 5 इंटू 24 120. तो जैसे जैसे वो अंदर गया था वैसे वैसे बाहर भी आया, रिटर्न वैल्यू करवा के. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इफ यू वांट टू मेक कोड इंस्टेड ऑफ फैक्टोरियल, फिबोनाची का बनाते हैं, फिबोनाची सीरीज का. सो बिफोर दैट आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस कोड. जस्ट अ सेकंड, आई एम पुटिंग दैट लिंक on Ideon and sharing that link with you.
हाँ जी, इसका तो लिंक शेयर कर दिया फैक्टोरियल का। नाउ ब्रिंगिंग यू टू द फिबोनाची सीरीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बेसिकली यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन n के साथ हो रही है ना, फैक्टोरियल तो बस एक सपोर्टिंग फंक्शन है। हाँ वो तो है ही है, बट अब काम ही फंक्शंस के थ्रू करवाना था इसलिए ऐसे करना पड़ा। बिकॉज एक्चुअल वैल्यूज तो n के थ्रू आ रही है, n से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। हाँ वो तो है ही है। अब देखो ना यहाँ पे वही तो किया है, लेकिन इसमें हमने फंक्शन कॉल्स के थ्रू किया है इसको, ओके विदाउट सर। फॉर लूप किया है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। यस सर। नाउ लेट्स डिस्कस फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज हमें सबको पता है, ऐसे होती है 0 1 1 2 3 5 8 ऐसे चलती है। यस और नो? नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस थिंग यूजिंग रिकर्शन, लॉजिक ये कहता है दैट माय f of n is actually equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2. Yes or no? Given that f of 0 या फिर f of 1, ये वाली जो चीज है, it is valid for n greater than 1 and f1 and f0 are both 0 and 1। ऐसे केस में f of 0 मेरा 0 है, f of 1 मेरा 1 है, तो f of 2 समझ में आ रहा है हुआ क्या है? आप इसको ये भी बोल सकते हो, इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो और यहाँ पे 2 कर दो। इट मेक्स मोर सेंस कि फर्स्ट आइटम मेरी 0 है, सेकंड आइटम मेरी 1 है और थर्ड आइटम से ये वाला रूल शुरू हो जाता है। अब क्लियर है? दिस इज माई फर्स्ट आइटम, दिस इज माई सेकंड आइटम, दिस इज माई थर्ड आइटम। ठीक है जी, थर्ड वैल्यू से ये वाला रूल है। यस सर। तो अब इसको हम रिकर्शन से कैसे रन करेंगे? एनी आइडिया? रिकर्शन का इसका कोड जो है सर यही वहाँ डाल सकते हैं, मतलब ये फैक्टोरियल वाले फंक्शन में जैसे सर फैक्टोरियल में डाला था वही n-1 और n-2 डाल देंगे। वही करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो फिबोनाची का कोड इज ऑल्सो रेडी विद मी, तो मैं आपको सीधा वो कोड दिखाई देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये कोड है। नाउ प्रिंट द फर्स्ट एन फिबोनाची नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। तो मैंने क्या किया, इंट फिबो इंट, बिकॉज आई वांट ओनली वन इंटीजर वैल्यू, कि भाई मुझे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है, सेकंड करवानी है, थर्ड करवानी है, ऐसे करके। तो इंट आई कॉमा एन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आई नीड, तो मैं n की इनपुट ले लूंगा, सपोज 10। ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा 0 से लेके 9 तक, एंड देन आई विल पास द वैल्यू फिबो 0, फिबो 1, फिबो 2 ऐसे करके उसकी इंडेक्सिंग के हिसाब से हम वैल्यू मंगवा लेंगे। अगर मेरा वैल्यू हुआ 0 जैसे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो अगर 0 है या 1 है तो आप रिटर्न m कर दोगे। 0 के केस में 0 आ जाएगा, 1 के केस में 1 आ जाएगा। यस और नो? पहले दो एलिमेंट का तो सेटिंग हो गया ना। यस सर। हाँ, i0 के लिए 0 आ गया, i1 के लिए 1 आ गया, ये तो इतना क्लियर है इफ से। एल्स में क्या हो रहा है? एल्स रिटर्न दिस फिबो m-1 प्लस m-2। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं, रन करूं सीरीज को, नाउ इफ आई से कि मेरे को 10 नंबर चाहिए, तो इट इज एक्चुअली गिविंग मी 10 नंबर्स, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक। इसमें हो क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें, बैकएंड पे हो रिकर्शन ही रही है, क्योंकि आप खुद को ही कॉल कर रहे हो, वही सेम लॉजिक है। सर n ग्रेटर देन 2 वाला कंडीशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ना इसको, एन ग्रेटर देन 2 वाला कंडीशन नहीं है, तो हमने इन ए वे एन ग्रेटर देन 2 वाला ही है ये, जब हमने एलसी बोल दिया, क्योंकि अगर उससे छोटा होता तो वो इधर ही हैंडल हो जाता। ठीक है, Yes, sir. हो जाएगा सर ये वाला। थर्ड लाइन हाँ एक जी, बार एक्सप्लेन कर दीजिए, थर्ड लाइन। थर्ड ये लाइन
यस सर, ये बेसिकली सिर्फ एक इंटीजर रिटर्न करवाएगा। अरे रिटर्न नहीं करवाएगा भाई, मतलब हाँ वैसे तो देखो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है पहली बात। अगर थर्ड लाइन के बारे में पूछा जाए तो इट इज ए फंक्शन डिक्लेरेशन, इट इज नॉट ए डेफिनेशन। अब मतलब ये है कि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे एक टाइम पे एक ही इंटीजर चाहिए, तो उसने 1 बाय 1 सारे ये करे हैं। जैसे 0 आया, 1 आया, फिर 1 आया, तो 10 पास करूंगा तो 10 टाइम्स फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है दैट इन दिस प्रोग्राम हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आर बीइंग मेड। ठीक है, फंक्शन कॉल आप यहाँ पे काफी ज्यादा कर रहे हो, आप सिर्फ 10 भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ पे भी इंटरनली बैकएंड पे ये वाले फंक्शंस कॉल भी कर रहे हो। यस और नो? यस सर। हाँ, तो एंड सर इसका फॉर लूप हाँ से नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड हो रहा है कि कितने बार फंक्शन को कॉल करना है, तो वो हाँ, फॉर लूप से हो क्योंकि रहा है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फॉर लूप से भी नहीं हो रहा। फॉर लूप में हमने ये पास किया दैट दिस इज माय काउंट, कि मेरे को पहली बात तो पूछा कि कितने नंबर चाहिए। अगर 10 चाहिए तो 10 बार मुझे फिबोनाची कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली जो ये फंक्शन है नीचे वाला, इट इज एक्चुअली गिविंग मी दी nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म का प्रोग्राम है। तो यस सर। अगर यहाँ पे फिबो 9 होगा तो वो 0 से लेके 9 तक, इसका मतलब 10th वैल्यू वो उठवाएगा नीचे 9 भेज के। ठीक है, और उस चक्कर में उसको यहाँ पे भी काफी सारे कॉल्स करने पड़ेंगे। 9 वाला 7 8 को ऐड करवाएगा, 8 वाला 6 7 को, 7 वाला 5 6 को, ऐसे करके बहुत सारे बैकएंड पे कॉल्स हो जाएंगे। सो फॉर लूप इज फॉर प्रिंटिंग द nth वैल्यूज। यस एक्चुअली। ओके सर। फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ। COE यस, आप लोगों को आ सकता है, थापर में ना आया तो गेट एग्जाम में आ जाएगा। इनफैक्ट गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिकर्शन का प्रोग्राम गिवन होता है एंड दे गिव यू कि भाई गिव अस द काउंट दैट हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आर बीइंग मेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सर बता दो एक बार कितना हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ कि मेरे को सिर्फ 3 चाहिए और मेरा आंसर आया 0 1 1। अब सिर्फ इतना इसका आंसर देखते हैं और मैं सच में बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, एंड दिस इज काइंड ऑफ ए 2 मार्क्स क्वेश्चन इन गेट एग्जाम। जब मैंने दिया था 2013 में, ऐसा करके मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे देखा था, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था। तो नंबर हमने सिर्फ 3 ही प्रिंट करे, पर 3 चलाने के चक्कर में मुझे फंक्शन कॉल कितने करने पड़ गए वो देखते हैं अब। ठीक है, तो मैं इस कोड को कॉपी करके नोटबुक में ले जाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन यू कितने कॉल्स हुए। सर हम नीचे वो फिबोनाची सीरीज को डिफाइन कर रहे हैं और ऊपर उसकी वैल्यू भेज रहे हैं। हाँ, फिबोनाची सीरीज को नहीं डिफाइन करे, जो फंक्शन बनाया है वो फिबोनाची nth टर्म निकाल के दे रहा है मेरे को। सीरीज तो ओके हम इसके थ्रू, मतलब इसके थ्रू मंगवा ली सीरीज तो फॉर लूप में 1 बाय 1। अब देखो, सपोज मैंने n 3 पास कर दिया। ठीक है, सपोज n का वैल्यू 3 था, तो अब ये देखना है कि मेरे फंक्शन कॉल कितने हुए। पहला फंक्शन कॉल तो यहीं पे हो गया जब मैंने फिबो 3 फिबो 0 1 2 चलेगा ना, 0 हाँ i इक्वल टू 0 1 2 है, तो i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2। तो ये तो मेरे 3 कॉल तो यही हो गए फिबो के, फिबो 0, फिबो 1, फिबो 2। यस और नो? यस सर। फिबो 0 और फिबो 1 ने तो एज इट इज रिटर्न वैल्यू करवा दी, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलना पड़ा। उसने रिटर्न 0 करवा दिया, इसने रिटर्न 1 करवा दिया, तो ये 3 तो पक्के हैं। और इन दोनों, ये दोनों भी शरीफ निकले कि इन्होंने एक्स्ट्रा कॉल नहीं कोई करवाई। बट फिबो 2 ने थोड़ा सा मांगा कि भाई मेरे को फिबो 2 के लिए फिबो 1 प्लस फिबो 0 करके दो। यस और नो? रूल तो यही कहता है। यस सर। तो यस सर। फिबो 2 ने एक्चुअली अपने आप में 2 कॉल्स और करवा दिए, तो ओवरऑल कॉल्स मेरे 3 की बजाय +2 कर लो इसमें 5 हुए। फिबो 0 हुआ, फिबो 1 हुआ, फिबो 2 हुआ, फिबो 2 ने फिर से फिबो 1 और फिबो 0 चलवाया, तो टोटल कॉल्स आर 5 इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर मेरा n इक्वल टू 3 है। समझ आया? यस सर।
इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना है तो इसी n को 4 कर लो, n को 5 कर लो, फिर कॉल्स करते रहो बैक एंड पे, क्योंकि 3 वाला 2 और 1 को मंगवाएगा, 2 वाला फिर से 1 0 को मंगवाएगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, सपोज n इक्वल टू 4 होता तो मुझे पता है n इक्वल टू 4 के लिए i इक्वल टू 3 भी चलेगा। i इक्वल टू 2 तक तो 5 कॉल थे, i इक्वल टू 3 के लिए कॉल जब होगी तो फिबो 3 किसको कॉल करेगा? फिबो 2 प्लस फिबो 1। फिबो 2 किसको कॉल करेगा? फिबो 1 प्लस फिबो 0। तो फंक्शन कॉल कितने हो गए 3 वाले ने? एक तो अपने आप में ये था, एक ये था, इसने ये भी किया और फिबो 1 ने भी अपने को खुद का कॉल करा, तो 5 और ऐड हो जाएंगे, तो 10 कॉल होंगे। अगर मुझे i इक्वल टू 3 के लिए भी रन करना पड़ेगा तो 5 का 10 हो जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है जी? यस सर। हाँ, सो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब हमें देखना ही पड़ेगा। अरे तो अभी तो गेट का क्वेश्चन है ये, इतना आसान होता तो फिर आईआईटी वाले क्वेश्चन क्यों बनाते? Okay, so we have seen the Fibonacci series, we have seen the factorial. तो factorial हो गया अपना, Fibonacci भी हो गया, summation of n values. Summation of n कैसे करोगे? For example, you have to make a code. अगर मैंने n 10 पास किया तो 1 से लेके 10 तक का सम करना है using the recursion. कैसे कोड करोगे? Any idea? उसका फैक्टोरियल से काफी मिलता जुलता कोड है। फैक्टोरियल में यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे प्लस है, मतलब n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 था, यहाँ पे n प्लस समेशन ऑफ n-1 है। आसान है ये? यस सर। यस सर। सर यहाँ फॉर लूप का यूज नहीं किया ना, देख लो सेम है, फैक्टोरियल वाला कोड है ये, बस प्लस की बजाय मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं करा पूरे Yes, कोड sir. में, बस नाम चेंज कर दिया फंक्शन का। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, इफ आई एंटर द वैल्यू 10, 1 से 10 का सम इज 55, वो प्रिंट हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यही चीज मेरे को फैक्टोरियल का कोड बना के दे देगी। अगर मैं अब यहाँ पे 5 पास करूंगा तो बैकएंड पे वो फैक्टोरियल, अच्छा अब यहाँ पे मैंने 0 कर दिया ना, उसको 0 इंटू, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, n ग्रेटर देन 0 n-1 1 कर देते हैं यहाँ पे। हाँ अब हो जाएगा। तो इस केस में मेरे को 120 दे रहा है ये। फैक्टोरियल का कोड भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो लेकिन अब ये समेशन का कोड है, तो समेशन करना है तो 1 to 10 का हो जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस कोड? सर इसमें नहीं सर, फीबो वाले में है रिकर्जन, वो दिखा दे एक बार दोबारा से। फीबो वाला अब आप खुद एक बार ट्राई करना यार, खुद भी तो थोड़ा मेहनत करो ना, वरना फिर अगली लैब में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये मेन फंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे प्रिंट करता है एंटर द नंबर, उसके बाद ये सीधे समेशन फंक्शन में मूव ऑन कर जाता है। नहीं एंटर द नंबर करेगा, फिर हम उसको स्कैन एफ करवाएंगे, फिर उसके बाद प्रिंट एफ होगा, और प्रिंट एफ करने के चक्कर में वो समेशन को कॉल कर रहा है। अच्छा, तो जब वो समेशन वाला टर्म आ रहा है उसके बाद में फिर वो फंक्शन में मूव ऑन कर जाता हाँ है, दैट इज 12th ऑब्वियसली ना, लाइन। अब देखो प्रिंटएफ में भी कायदे से तो पहले राइट साइड रन होता है, उसके बाद प्रिंटिंग होती है, यस और नो? ऑलवेज यही यस होता सर। है। तो उस चक्कर में पहले ये समेशन पे जाएगा, नीचे आके पूरा सॉल्व करेगा और वापस ये मेरे को यहाँ पे लेके आएगा, समेशन इज द सम इज दिस प्रिंट कर देगा। सो ठीक है जी? टर्मिनेट करने के टाइम पे वो 9th लाइन पे मूव कर जाएगा। हाँ, अरे यार देखो ना, जब वैल्यू रिटर्न करवा ली तो उसको यहाँ पे वैल्यू मिल गई, उसके बाद उसने प्रिंट करवाना और उसके बाद रिटर्न 0 करवा देना, खत्म कहानी फिर तो। ओके सर। चलो, okay then, that's all for today. We will meet in next lab. Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. It will soon. सर Okay, Thank okay, you, sir. okay. Yeah, bye.